Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history lesson number 1. Name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe and it's a part 5th of this chapter. Student, it's a part 5th of this chapter and before this we have read a new conservation after 1815. इससे पहले हमने ये पॉइंट पढ़ा था ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद क्या था, एक नया जो है रूढ़िवादी जो है लोग जो है सिस्टम शुरू हुआ था। स्टूडेंट, इसमें हमने क्या पढ़ा था, इन 1815 1815 में क्या हुआ था, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया दे ऑल कलेक्टिवली डिफीटेड द नेपोलियन, और इन सब ने जो है नेपोलियन को हरा दिया था। एंड आफ्टर दैट द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर, और उसके बाद जो है कांग्रेस जो है उसको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। और इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट, दे मेट एट वियना टू ड्रॉ अप ए सेटलमेंट फॉर द यूरोप, और इन्होंने जो है सब वियना में मिले थे और इन्होंने ये सोचा था कि हम अब जो यूरोप के लिए सेटलमेंट्स बनाएंगे। सो नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर स्टूडेंट, द डेलीगेट ड्यू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। तो जो डेलीगेट्स होता है जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, द डेलीगेट जो उत्तराधिकारी थे, जो उनके लीडर्स थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के जो लीडर्स थे, दे ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना, उन्होंने जो है ट्रीटी ऑफ 1815 की जो है वियना की संधि के बारे में जो है प्लान किया। और क्या उनका ऑब्जेक्ट का था, उनका मकसद क्या था स्टूडेंट, दे ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वार। कहते हैं नेपोलियन के साथ जो युद्ध हुआ था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें जो है बदलाव लाने की ज़रूरत थी। तो उसके लिए जो है उन्होंने एक प्लानिंग किया कि वियना की जो है ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी होता है संधि करना, तो 1815 में जो है वियना की जो है उन्होंने संधि की, जिसमें ये प्लान किया गया था कि कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो वो बदलाव क्या थे स्टूडेंट, द बोर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored to power। उन्होंने क्या बदलाव लाए कि जो बॉर्बन डायनेस्टी था which had been deposed, जो ख़त्म हो गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो बॉर्बन डायनेस्टी जो है वो डिपोज हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, और अब उनकी प्लानिंग थी कि रिस्टोर टू पावर, तो उसको जो है दोबारा से पावर में लेके आना है। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और फ्रांस ने जो है अपनी बहुत सारी टेरिटरीज खो दी थी जब नेपोलियन ने अनेक्स किया था। फ्रांस की बहुत सारी टेरिटरीज लॉस्ट हो गई थी। इट हैड अनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन, जो नेपोलियन के अंडर में थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लॉस्ट हो चुकी थी। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस, और कहते जो स्टेट की सीरीज थी स्टूडेंट उसको फ्रांस की बाउंड्री पे सेट कर दिया गया। और टू प्रिवेंट, ये रोका गया कि फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, कि फ्रेंच का आगे जो है एक्सपेंशन नहीं होगा, फ्यूचर में जो है इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, इनकी बाउंड्रीज को जो है सेट कर दिया गया था। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, और कहते जो नीदरलैंड का किंगडम था उसमें बेल्जियम भी था, और सेटअप इन द नॉर्थ, उसको जो है नॉर्थ में जो है सेटअप कर दिया गया था। एंड जेनोवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन साउथ, और जेनेवा को जो है साउथ में पिडमोंट में जो है ऐड कर दिया गया था। प्रशिया वाज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यूज टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, और प्रशिया जो था इसको जो है कुछ नए टेरिटरीज दे दिए गए थे वेस्टर्न फ्रंटियर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को ये कहा गया कि वो नॉर्दर्न इटली पे कंट्रोल करेगा। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप बाय द नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, परंतु जो नेपोलियन ने 39 स्टेट का जो है एक संघ बनाया था, जर्मन कन्फेडरेशन का संघ बनाया था, उसको जो है एज इट इज़ छोड़ दिया गया, उसको कुछ नहीं किया गया। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, और ईस्ट में जो है रशिया को जो है पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया गया। वाइल प्रशिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, और प्रशिया को जो है सैक्सोनी का कुछ हिस्सा दे दिया गया, कुछ पार्ट दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की, और इन सब के पीछे क्या था स्टूडेंट, मेन इंटेंशन जो थी लोगों की जो थी, उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वियना में जो वो इकट्ठे हुए सभी, तो उनके मेन इंटेंशन क्या था, टू रिस्टोर द मोनार्की, कि दोबारा से मोनार्की होनी चाहिए, कि दोबारा से एक ही राजा होना चाहिए, रिपब्लिक नहीं होना चाहिए।
दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, जिसको नेपोलियन ने जो है ओवरथ्रो कर दिया था। नेपोलियन ने जो मोनार्की को हटा के जो है रिपब्लिक किया था, और लोगों ने कहा नहीं, रिपब्लिक नहीं चाहिए, दोबारा से मोनार्की चाहिए। एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप में जो है एक न्यू कंजर्वेटिव स्टार्ट किया, एक नया रूढ़िवादी जो सिस्टम को स्टार्ट किया उन्होंने। कंजर्वेटिविज्म सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। कहते कंजर्वेटिव सिस्टम स्टूडेंट ऐसा था जो 1815 में शुरू हुआ था, ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक में वो सब शासन करते थे, खुद ही शासन करते थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, और उनसे बर्दाश्त नहीं होता था क्रिटिसिज्म। अगर कोई उनकी आलोचना करता था तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे। अगर कोई उनके डिसेंट होता था, कोई उनका विरोध करता था, तो भी उनसे बर्दाश्त नहीं था। एंड साउट टू कर्ब द एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेटी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड साउट टू कर्ब द एक्टिविटीज़, और वो उन एक्टिविटीज़ को कर्ब कर देते थे, लोगों की उन एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देते थे जो क्वेश्चन करती थी दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का, जो सब शासन सरकार के लेजिटिमेसी पे, जो उसके जो लीगल लॉ हैं उस पर अगर कोई क्वेश्चन करता था तो उसकी एक्टिविटीज़ को दबा दिया जाता था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप, और ज़्यादातर जो है सेंसरशिप पे जो है रोक लगा दी गई थी। सेंसरशिप होता है अगर कोई कुछ बोलना चाहे, कोई लिखना चाहे, तो उसको जो अधिकार नहीं होता था, उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। तो मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन द न्यूज़पेपर। तो सेंसरशिप पे जो है कंट्रोल कर दिया गया, इम्पोज लगाया गया कि न्यूज़पेपर में जो भी कुछ लिखा जाता है उसको कंट्रोल किया जाए। बुक्स में अगर कुछ लिखा जाता है तो उसको भी कंट्रोल किया जाए। अगर बुक्स में भी कुछ सरकार के अगेंस्ट लिखा गया है तो उसको जो है उस पर इम्पोज था, उस पर भी जो है रोक थी। प्लेज अगर कोई था, कोई नाटक किए जाते थे गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कुछ प्ले बनाए जाते थे, तो भी उसके पे रोक थी। अगर कोई गाने गाए जाते थे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो भी उनको जो है रोका जाता था। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, और जो है ये रिफ्लेक्ट करता था कि आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज़ को भी वो बताते थे। स्टूडेंट, आइडिया ऑफ द लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और कहते जो आइडिया ऑफ फ्रीडम थे, लिबर्टी थे, और ये क्या थे, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जो है इसको एसोसिएट थे, उनके साथ जो है इनके जो है आइडिया जो फ्रीडम था, लिबर्टी था, उसको सिर्फ फ्रांस की क्रांति के साथ ही जोड़ा गया था। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन जो मेमोरी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो फ्रांस की क्रांति की यादें थी, वो लगातार अभी भी इंस्पायर कर रही थी लोगों को। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट who criticized the new conservative order was freedom of the press। कहते वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशन, कहते जो सबसे एक मेजर प्रॉब्लम थी लिबरल नेशनलिस्ट की, वो ये था कि वो ये क्रिटिसाइज करते थे कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस, कि उन्हें जो है प्रेस की फ्रीडम चाहिए। अगर वो कुछ भी कहना चाहते हैं तो उनकी आज़ादी होनी चाहिए, उनके ऊपर जो रोक नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815, जब 1815 का जो टाइम था स्टूडेंट, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉप मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। 1815 के दौरान क्या हुआ स्टूडेंट, एक डर था, द फियर ऑफ रिप्रेशन, जो एक डर था कि उन पे जो है दबाव बनाया था, वो क्या था स्टूडेंट, ड्रॉ मैनी लिबरल नेशनलिस्ट, जो बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे। बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे डर की वजह से जो है वो अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि उनको जो है पनिश किया जाता था, उन पे अत्याचार किए जाते थे। एंड सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स, और बहुत सारी जो है सीक्रेट सोसाइटीज़ बन गई थी यूरोप में, टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज, और जो है जो क्रांतिकारी थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और आइडियाज़ को जो है फैलाया जाता था। तो 1815 का टाइम ये था कि लोग जो थे डर की वजह से अंडरग्राउंड हो गए थे, और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू कर दी यूरोप में, और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, और जो उनके आइडियाज़ थे वो भी उनको फैलाने शुरू कर दिए। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन टेक कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म्स। अगर अब जो था 1815 में रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या था स्टूडेंट, रेवोल्यूशनरी होने का मतलब ये था कि कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म्स,
कि वो मोनार्चिकल फॉर्म के अगेंस्ट हैं, वो एक राजा जो राज करता है उसके वो अगेंस्ट हैं। दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस, और जब ये वियना कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई, जब वियना कांग्रेस जो स्थापित हुई, तब क्या हुआ स्टूडेंट, मोनार्चिकल फॉर्म्स जो है एक राजा का जो है राज करता था और लोग जो है इसके खिलाफ थे। एंड टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम, और लोगों ने जो है फाइट करना शुरू किया अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशंस आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ने ये सोचा कि ये तो एक बहुत ज़रूरी बन गया है, कि ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें संघर्ष करना चाहिए अपनी आज़ादी के लिए। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी गिसप्पी मेज़नी, और एक इंडिविजुअल था स्टूडेंट, एक इटली का क्रांतिकारी था जिसका नाम था गिसप्पी मेज़नी। सो वन सच इंडिविजुअल वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी गिसप्पी मेज़नी, एक जो है एक ऐसा इंडिविजुअल था जो इटली का क्रांतिकारी था, उसका नाम था स्टूडेंट गिसप्पी मेज़नी, एंड बॉर्न इन जिनेवा इन 1807, 1807 में जो है जिनेवा में उसका बर्थ हुआ था। और क्या था स्टूडेंट, वो ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, वो सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी, और कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी का वो एक मेंबर था। और उसकी एज क्या थी स्टूडेंट, एज ए यंग मैन ऑफ 24, उसकी 24 साल की एज थी। ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831, 1831 में उसको जो एग्जाइल भेज दिया, एग्जाइल होता है वनवास भेज दिया, वनवास मीन्स देश से देश से निकाल दिया। As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting revolution in Liguria, और उसको जो है एग्जाइल क्यों भेज दिया, देश से क्यों निकाल दिया, क्योंकि वो लिगोरिया में जो है क्रांति कर रहा था, क्रांति करने की कोशिश कर रहा था। He subsequently founded 2 more underground society, और तभी जो है वो उसको तो एग्जाइल कर दिया, बाहर निकाल दिया उसको वहाँ से, लेकिन उसने क्या किया, ही फाउंडेड, उसको 2 और जो है अंडरग्राउंड सोसाइटी मिल गई थी। और पहली कौन सी सोसाइटी थी अंडरग्राउंड सोसाइटी, यंग इटली इन मर्सलिस, पहली सोसाइटी थी यंग इटली मर्सलिस में। एंड देन दूसरी कौन सी थी, यंग यूरोप इन बर्ने, और दूसरी जो है सीक्रेट सोसाइटी थी यंग यूरोप इन बर्ने, हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम द पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। और कहते हैं उनके मेंबर स्टूडेंट पता कैसे थे, लाइक माइंडेड यंग मैन हैं, वो जो है एक अच्छे माइंड वाले थे, और वो यंग मैन कहाँ से थे, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से, जर्मन स्टेट के से। मेज़नी ब्लीड, और गिसप्पी मेज़नी क्या विश्वास करता था, दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, उसने कहा भगवान ने हम सबको बनाया है, हम नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है, कि हम सबको जो है मैनकाइंड को, मानवता को जो है मिलके यूनिट से रहना चाहिए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, और इसी वजह से क्या हुआ, इटली जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स, उन्होंने ये नहीं कहा कि छोटे छोटे स्टेट्स हों, छोटे छोटे राज्य हों, वो इस तरह से कंटिन्यू नहीं करना चाहता था इटली। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर लाइन्स ऑफ नेशन, और ये क्या चाहते थे इटली वाले, ये चाहते थे इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, वो ये चाहते थे कि हम सब सिंगल एक मिलके रहें, यूनिफाई मिलके रहें, रिपब्लिक हो, वहाँ पे डेमोक्रेसी हो, विद इन ए वाइडर लाइन्स ऑफ नेशन, के पूरे नेशन में जो है हम एक सिंगल यूनिफाई होकर रहें, मिल के रहें। और ये यूनिफिकेशन क्या था, यूनिफिकेशन होता है यूनिटी, मिल के रहना, एकता। तो ये यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ द इटालियन लिबर्टी, कहते अगर वो यूनिफाई होंगे, मिल के रहेंगे, तो यही उसके इटालियन की लिबर्टी हो सकती है, इटली को जो है आज़ादी मिल सकती है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, और जो इसका जो मेज़नी का जो मॉडल था, मेज़नी ने जो डिसाइड किया था, उस मॉडल पे स्टूडेंट क्या हुआ, सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप, सीक्रेट सोसाइटी बननी शुरू हो गई, कहाँ पे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड में। मेज़नी रिलेंटलेस ओपोजिशन टू मोनार्की, और मेज़नी जो क्या था, रिलेंटलेसली ओपोजिशन, बिल्कुल टोटली कंप्लीटली जो था वो अपोजिट था किसके, मोनार्की के। वो कहता है मोनार्की नीचे होना चाहिए, एक राजा राज नहीं करेगा, एक राजा अपनी मनमानी से जो रूल नहीं करेगा। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक तो ये अपोज था, मेज़नी अपोज था कि मोनार्की नहीं होनी चाहिए,
और दूसरा उसका विज़न क्या था, दूसरा उसका विचार क्या था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थ्रेटन द कंजर्वेटिज्म। एक दूसरा आइडिया था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो ये विचार क्या थे स्टूडेंट, जो कंजर्वेटिव थे उनको डर लगने लगा कि मेजनीन जो है मोनार्की के अगेंस्ट है और वो डेमोक्रेसी चाहता है, तो कंजर्वेटिव जो है इस बात से डरने लगे थे। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। और मेटरनिक ने क्या डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब हिम, और मोनार्की को क्या बोला कि ये जो है सबसे खतरनाक दुश्मन है हमारे सामाजिक ऑर्डर में, हमारे सोशल ऑर्डर में जो है एक ये बहुत ही खतरनाक डेंजरस जो है दुश्मन है। Student, I have taught you fifth part of this chapter. Rest of the things I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.